सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफ इंडिया के बारे में। इंडिया ने अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन अडॉप्ट किया 2003 में। कब अडॉप्ट किया? 2003 में। और हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में क्या लिखा हुआ है? बड़ा सिंपल। पहला तो लिखा हुआ है बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग अ क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंट। और ये इंपॉर्टेंट है, क्रेडिबल मिनिमम डेटरेंट का मतलब कि हम सिर्फ उतने न्यूक्लियर वेपन्स को पजेस करेंगे जितना कि काफ़ी हो। अगर कोई कंट्री हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करती है तो खुद को डिफेंड करने के लिए और काउंटर अटैक करने के लिए। अगर कोई कंट्री हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करती है तो हम खुद को डिफेंड कर सकें और काउंटर अटैक कर सकें, सिर्फ इतने न्यूक्लियर वेपन्स को हम पजेस करेंगे, उससे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हमें नहीं चाहिए। बड़ा सिंपल सा मतलब है क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट का। दूसरा बेहद इंपॉर्टेंट, हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में लिखा हुआ है कि हमारी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़, कि हम पहले से न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ नहीं करेंगे। अगर कोई दूसरी कंट्री हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेगी तो सिर्फ रिटेलिएशन में ही हम न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करेंगे, अदरवाइज हमारी पॉलिसी क्या है? नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी। बट हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में ये भी लिख दिया गया है कि अगर रिटेलिएशन के केस में हमें न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी तो हमारी जो पहली स्ट्राइक होगी इट विल बी मैसिव एंड डिज़ाइन टू इन्फ्लिक्ट अनएक्सेप्टेबल डैमेज। देखो, पहला तो ये कहा जा रहा है कि हमारी पॉलिसी क्या है? नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी, कि हम पहले से न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करेंगे ही नहीं। बट अगर कोई कंट्री हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेगी और हमें रिटेलिएशन में न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करना पड़ा तो हमारी जो पहली स्ट्राइक होगी, हमारा जो पहला अटैक होगा, काउंटर अटैक होगा, वो मैसिव होगा। अच्छा, रिटेलिएशन के केस में अगर हमें कभी न्यूक्लियर अटैक करना पड़ा तो इट कैन ओनली बी ऑथराइज्ड बाय सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप थ्रू न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। न्यूक्लियर अटैक को कोई आर्मी, कोई फोर्स ऑथराइज नहीं कर सकती है, सिर्फ सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप ऑथराइज कर सकती है, वो भी थ्रू न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। और ये जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है इसमें दो काउंसिल्स होती हैं, एक होती है पॉलिटिकल काउंसिल और दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पॉलिटिकल काउंसिल को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और ये जो पॉलिटिकल काउंसिल है ये इकलौती बॉडी है हमारे कंट्री में जो कि न्यूक्लियर वेपन्स के यूज़ को ऑथराइज कर सकती है। सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप, एनसीए, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में एक होती है पॉलिटिकल काउंसिल जिसको हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और ये पॉलिटिकल काउंसिल इकलौती बॉडी है जो कि हमारे कंट्री में न्यूक्लियर वेपन्स के यूज़ को ऑथराइज कर सकती है। और दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसको हेड करते हैं एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र। और ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ये पॉलिटिकल काउंसिल की मदद करती है डिसीजन मेकिंग में, बताती है कि ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है, हमें न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और पॉलिटिकल काउंसिल का जो भी डिसीजन होता है उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करने का काम भी किसका है? एग्जीक्यूटिव काउंसिल का है। देखो, बड़ा सिंपल, पहला तो क्या है कि हम क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट को ही बिल्ड करेंगे, उससे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स को हम पजेस नहीं करेंगे। दूसरा बेहद इंपॉर्टेंट हमारी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़, पहले से हम न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ नहीं करेंगे, रिटेलिएशन के केस में ही न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ किया जाएगा। ये जो न्यूक्लियर अटैक है इसको सिर्फ सिविलियन पॉलिटिकल लीडरशिप ही ऑथराइज कर सकती है थ्रू न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। इसके अलावा हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में ये भी लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसा स्टेट जो कि नॉन न्यूक्लियर स्टेट है, जिसके पास में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, उसके अगेंस्ट में हम भी न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ नहीं करेंगे। नॉन यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। लेकिन हाँ, हमारे न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन में ये ज़रूर लिखा गया कि अगर कोई मेजर अटैक होगा, किसी कंट्री के पास में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, उसने हमारे ऊपर न्यूक्लियर अटैक नहीं किया है, लेकिन कोई मेजर अटैक किया है, जैसे बायोलॉजिकल वेपन्स को यूज़ किया है, जैसे केमिकल वेपन्स को यूज़ किया है, तो हम रिटेलिएशन के तौर पे न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ कर सकते हैं। इस ऑप्शन को ओपन रखा गया है। छोटे मोटे अटैक के केस में तो हम न्यूक्लियर वेपन्स की बात ही नहीं कर रहे हैं। हमारी पॉलिसी क्या है? नो फर्स्ट यूज़, कि हम पहले से यूज़ ही नहीं करेंगे। अगर हमारे ऊपर कोई कंट्री न्यूक्लियर अटैक करेगी तो ही हम रिटेलिएशन के तौर पर न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। दूसरा, हम क्या कह रहे हैं कि ऐसे स्टेट्स जिनके पास में न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है उनके अगेंस्ट में हम भी न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ नहीं करेंगे। बट हाँ, अगर कोई स्टेट ऐसा है जिसने मेजर अटैक किया थ्रू बायोलॉजिकल वेपन्स या केमिकल वेपन्स, तो फिर हमने इस ऑप्शन को ओपन रखा है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स के थ्रू रिटेलिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी रिटेलिएशन के केस में ही न्यूक्लियर अटैक को किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं।
अच्छा, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, लेकिन ये जो हमारे न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये किसी को हार्म करने के लिए नहीं है। हमारी पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़, हम इनको मिसयूज़ नहीं करना चाहते हैं। इनफैक्ट आज भी हमारा गोल क्या है, कंटिन्यूएशन ऑफ स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स ऑन एक्सपोर्ट ऑफ न्यूक्लियर एंड मिसाइल रिलेटेड मटेरियल्स एंड टेक्नोलॉजीज़। जो भी न्यूक्लियर और मिसाइल रिलेटेड मटेरियल्स हैं, टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स होने चाहिए, उनके एक्सपोर्ट के ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स होने चाहिए। इनफैक्ट आज भी हम कंटिन्यू करते हैं आर पार्टिसिपेशन इन फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी नेगोशिएशंस। एक ट्रीटी है, उसके नेगोशिएशंस चल रहे हैं, फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। बेसिकली इस ट्रीटी के थ्रू कोशिश की जा रही है कि न्यूक्लियर वेपन्स को प्रोड्यूस करने में दो जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्सटेंस हैं, एक तो यूरेनियम और दूसरा प्लूटोनियम, इनको पूरी तरीके से बैन किया जाए। इस ट्रीटी के नेगोशिएशंस में हम पार्टिसिपेट करते हैं। हम आज भी कंटिन्यू करते हैं ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरेटोरियम ऑन न्यूक्लियर टेस्ट, कि न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट नहीं किया जाना चाहिए, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल्स होने चाहिए। आज भी हमारा गोल क्या है कि हमें दुनिया को न्यूक्लियर फ्री बनाना है। हमने सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स को पजेस किया हुआ है ताकि अगर हमारे ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक करे तो हम खुद को डिफेंड कर सकें और हम काउंटर अटैक कर सकें। बगल में पाकिस्तान है जो कि बेहद अग्रेसिव है और वो भी न्यूक्लियर स्टेट है, तो खुद को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए हमने न्यूक्लियर वेपन्स को पजेस किया है। अदरवाइज आज भी हमारा गोल क्या है, न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड। और ये बात हो गई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया के बारे में। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी ऑफ इंडिया। जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, जैसे तजाकिस्तान है, जैसे किर्गिस्तान है, जैसे उज्बेकिस्तान है, ये जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, उनके साथ में अपने रिलेशंस को बेटर करने के लिए हमारे कंट्री ने 2012 में लॉन्च किया कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी ऑफ इंडिया को। और इसमें ब्रॉड बेस्ड अप्रोच है, मतलब सारी चीज़ों को इंक्लूड किया गया है। हम पॉलिटिकल रिलेशंस को भी बेहतर करेंगे, सिक्योरिटी के लेवल पे भी काम करेंगे, इकोनॉमिक रिलेशंस को भी बेहतर करेंगे और कल्चरल कनेक्शंस को भी इंप्रूव करेंगे। क्या लिखा गया है इस कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी ऑफ इंडिया में? बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल रिलेशंस थ्रू एक्सचेंज ऑफ हाई लेवल विजिट्स, कि हम अपने पॉलिटिकल रिलेशंस को और मजबूत करेंगे। जो भी हमारी लीडरशिप है वो जाएगी, आएगी, बातचीत होगी और पॉलिटिकल रिलेशंस को मजबूत किया जाएगा। स्ट्रेंथन स्ट्रेटेजिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, हम अपनी स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को मजबूत करेंगे। कैसे करेंगे? बाय फोकसिंग ऑन मिलिट्री ट्रेनिंग, जॉइंट रिसर्च, काउंटर टेररिज्म एंड क्लोज कंसल्टेशंस ऑन अफगानिस्तान। India will step up multilateral engagement with Central Asian partners using existing forums like SCO, like EEC, like Custom Union, कि हम जितने भी एग्जिस्टिंग फोरम्स हैं उनको यूज़ करेंगे अपने कनेक्शंस को और मजबूत करने के लिए विद दी सेंट्रल एशियन कंट्रीज। इंडिया लुक्स टू सेंट्रल एशिया एज लॉन्ग टर्म पार्टनर इन एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ये जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं इनमें रिसोर्सेज खूब सारे मिलते हैं, तो इंडिया एनर्जी के फील्ड में और नेचुरल रिसोर्सेज के फील्ड में सेंट्रल एशिया को लॉन्ग टर्म पार्टनर के जैसे देखता है। उनके डेवलपमेंट के लिए, खुद के डेवलपमेंट के लिए इंडिया और बेहतर काम करेगा। मेडिकल फील्ड इज़ अनदर एरिया फॉर कोऑपरेशन। हमारा जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनको प्रोवाइड की जाती हैं। हमारा एम है कि हम वहाँ पर बढ़िया हॉस्पिटल्स इस्टेब्लिश करें और ऐसे ही रिलेशंस को और मजबूत किया जाएगा। इंडियाज़ हायर एजुकेशन सिस्टम इज़ रिलेटिवली चीपर। वेस्टर्न कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हमारा जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो सस्ता है और हम असिस्ट कर रहे हैं एक सेंट्रल एशियन यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश करने के लिए इन बाइशेक। ये किर्गिस्तान की कैपिटल है और वहाँ पे हम सेंट्रल एशियन यूनिवर्सिटी को स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो मतलब एजुकेशन के लेवल पे, मेडिकल फील्ड के लेवल पे, फिर सिक्योरिटी के लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में रिलेशंस हैं वो मजबूत हों इस कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी ऑफ इंडिया के थ्रू। इसके अलावा इस पॉलिसी में क्या लिखा गया कि इंडिया इज़ वर्किंग टू सेटअप सेंट्रल एशियन ई नेटवर्क। सेंट्रल एशियन ई नेटवर्क को स्टैब्लिश करने के लिए इंडिया काम कर रहा है, जिसके थ्रू टेली एजुकेशन प्रोवाइड की जा सकती है, जिसके थ्रू टेली मेडिसिन प्रोवाइड की जा सकती है। इंडियन कंपनीज़ को बोला जा रहा है कि आप सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में जाओ और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पार्टिसिपेट करो और वर्ल्ड क्लास स्ट्रक्चर्स बनाओ एट कॉम्पिटिटिव रेट्स। सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में कंस्ट्रक्शन का खूब सारा स्कोप है,
तो इंडियन कंपनीज को बोला जा रहा है कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जाके पार्टिसिपेट करो। इंडिया ने एक बार फिर से रीएक्टिवेट कर दिया है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को। बेसिकली एक रोड नेटवर्क बनाने की कोशिश की जा रही है इंडियन ओशन से लेके पर्शियन गल्फ और फिर पर्शियन गल्फ से लेके सेंट्रल एशियन कंट्रीज के अंदर जाके रोड नेटवर्क बनाने की कोशिश की जा रही है, कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में। अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसके बारे में आपने फॉर श्योर कहीं ना कहीं सुना होगा। अच्छा, ये जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उनमें बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है। इंडियन बैंक्स जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्रेजेंस को इन कंट्रीज़ में एक्सपेंड करें और एक बढ़िया बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें साउथ एशियन कंट्रीज़ में। इनफैक्ट इंडिया और साउथ एशियन नेशंस जो हैं वो एयर कनेक्टिविटी को भी इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहे हैं और लोगों के बीच में कल्चर के बेसिस पे और जो भी हमारा ट्रेडिशन रहा है उसके बेसिस पे, फिर टूरिज़्म के बेसिस पे एंगेजमेंट को और इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आजकल बहुत सारी मूवीज़ जो हैं वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में शूट की जाती हैं। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं वो टूरिज्म का बड़ा अच्छा स्पॉट हो सकते हैं अगर वहाँ पे पीस हो, वहाँ पे अनरेस्ट ना हो तो कोशिश की जा रही है कि लोगों का इंगेजमेंट भी इम्प्रूव किया जाए ताकि जो हमारे ओवरऑल रिलेशंस हैं वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में और इम्प्रूव हों। हालांकि एक एक पॉइंट को याद रखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना याद रखो कि इस कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी ऑफ इंडिया के थ्रू हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में हर एक लेवल पे अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको लॉन्च किया गया था 2012 में। फिर इसके बाद बात आती है एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। 2014 में मोदी साहब की गवर्नमेंट ने, हमारी एक पॉलिसी होती थी लुक ईस्ट पॉलिसी। ये जितने भी ईस्ट में नेशंस हैं, इंडोनेशिया, बर्मा वगैरह, ये सारे जितने भी हैं, लुक ईस्ट पॉलिसी, इनके साथ में रिलेशंस को बेहतर करने के लिए इसको रीनेम किया और इसको नया नाम दिया गया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। कि अभी तक सिर्फ हम देख रहे थे, अब हम एक्ट करेंगे। सिग्निफिकेंस है ये जो लुक ईस्ट पॉलिसी है इसको इनिशिएट किया गया था 1992 में बाय प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव। इसी लुक ईस्ट पॉलिसी का नाम बदला मोदी साहब की गवर्नमेंट ने 2014 में और बुलाया एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया। और इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी का फोकस क्या है? इट फोकसेस ऑन एक्सटेंडेड नेबरहुड इन एशिया पैसिफिक रीजन। एशिया पैसिफिक रीजन में हमारे ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके साथ में रिलेशंस को कैसे बेहतर किया जाए उसकी बातचीत करता है ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी। पहले लुक ईस्ट पॉलिसी में सिर्फ इकोनॉमिक लेवल पे बातचीत की जाती थी, लेकिन अब स्कोप को ब्रॉडन कर दिया गया है। अब इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, स्ट्रेटेजिक और कल्चरल हर एक डायमेंशन को इंक्लूड किया गया। ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इट प्लेस्ड एम्फेसिस ऑन इंडिया असीन कोऑपरेशन। असीन मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्टर्न एशियन नेशंस। तो ये जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है उसके साथ में इंडिया को अपना कोऑपरेशन इंप्रूव करना है। कैसे? बाय पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस जोन्स, बाय पार्टिसिपेटिंग इन वेरियस थिंग्स। जैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डील करेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर करने के लिए भी काम करेंगे, हम ट्रेड, स्किल्स, स्मार्ट सिटीज़, मेक इन इंडिया, हर चीज़ को प्रमोट करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए एंगेज करेंगे असीन कंट्रीज़ के साथ में। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कल्चरल टाइज, डेवलप स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप with the countries in Asia Pacific region and providing enhanced connectivity to northeast states with other countries in our neighborhood। ये तो अपने को समझ में आता है कि इकोनॉमिक, कल्चरल, पॉलिटिकल ये सारे रिलेशंस को बेहतर करना है, लेकिन एक जो सिग्निफिकेंट चीज़ कही वो क्या कही कि हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स इंक्लूडिंग अरुणाचल प्रदेश उनकी कनेक्टिविटी को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं विद अदर कंट्रीज इन आर नेबरहुड। और ये सिग्निफिकेंट क्यों है? बिकॉज नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में सिक्योरिटी का खूब खतरा रहता है, चाइना की नज़र रहती है। ऐसे में हमारी कंट्री ये कह रही है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाइना क्या कर रहा है, जो अदर कंट्रीज़ हैं उनके साथ में हम नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स की कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करेंगे, चाइना को हम डील कर लेंगे, देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया हैज़ बीन प्रायोरिटी इन आर एक्ट ईस्ट पॉलिसी। बड़ा सिंपल। फिर इसके बाद सिविलाइजेशन के फ्रंट पे ये जो एशिया पैसिफिक रीजन की कंट्रीज़ हैं इनके बीच में बुद्धिज़्म के लिंक्स हैं, इनके बीच में हिंदुज़्म के लिंक्स हैं। इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी में ये कहा गया कि ये जो हमारे बुद्धिस्ट लिंक्स हैं, ये जो हमारे हिंदुज़्म के लिंक्स हैं, इनके थ्रू लोगों के बीच में कनेक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाएगा, लोगों के बीच में कॉन्टेक्ट्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा। कनेक्टिविटी के फ्रंट पे स्पेशल एफर्ट्स लगाए जाएंगे और एक स्ट्रेटजी डेवलप की जाएगी जिसके थ्रू असीन कंट्रीज़ को लिंक किया जा सके नॉर्थ ईस्ट इंडिया के साथ में, इंडिया के साथ में। इनफैक्ट इंडिया ने बोला कि हम असीन कंट्रीज़ के साथ में अपने इकोनॉमिक इंगेजमेंट को भी इम्प्रूव करेंगे
बाय रीजनल इंटीग्रेशन बाय इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोजेक्ट्स। इनफैक्ट एक अग्रीमेंट साइन हुआ है जिसको बुलाया जाता है असीन इंडिया एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट्स। ये इंडिया और 7 असीन कंट्रीज के बीच में साइन हुआ है और ये साइन हुआ 1 जुलाई 2015 को। स्ट्रेटेजिक इश्यू पे अपन ने क्या बोला कि हम सिक्योरिटी इश्यूज को एड्रेस करने के लिए भी अलग अलग फोरम्स पे जाके इन असीन कंट्रीज के साथ में इंगेज करेंगे, इनके साथ में बातचीत करेंगे। बहुत सिंपल सी बातचीत है, एक एक करके इस सब को याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये समझ में आता है कि किसी रीज़न की हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है और उस इंपॉर्टेंस को कैसे हार्नेस किया जा सकता है, कैसे रिलेशंस को बेटर किया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। मेरे को खुद को एक एक लाइन याद नहीं है इन दोनों पॉलिसीज़ की, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है, और अगर आपको ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग है तो इन चीज़ों को आप अपने आंसर में बहुत इजीली लिख सकते हो। बस इतना याद रखो कि कब इनको लाया गया है। जैसे अपनी ये जो सेंट्रल एशिया पॉलिसी ऑफ इंडिया है, इसको 2012 में लाया गया, और ये जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया, इसको 2014 में नाम दिया गया। ओरिजिनली इसका नाम था लुक ईस्ट पॉलिसी, जिसको लाया गया था 1992 में, और इसके साथ फॉरेन पॉलिसी ये चैप्टर खत्म हो गया। इनफैक्ट एक तरीके से इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत खत्म हो गई। अब तो वो है वर्ल्ड कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे केसेस दे रखे हैं, वो टाइम पे बीच बीच में आते रहेंगे। बाकी इंडियन पॉलिटी जो मेजर चंक है, जो जरूरी चीज़ें, वो सारी खत्म हो गई हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।